सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून मुजांग से वही सबूत लाने के लिए बोलती है और यहाँ पर मुजांग जो होती है वही बॉक्स लेकर जून को देती है और जून ले जाकर सबके सामने रखती है। तो यहाँ पर जज मारी को पूछती है कि आपका इजाजत है, तो यहाँ पर मारी राजी हो जाती है। तो जून वही बॉक्स जूरी की मेंबर के सामने लेती है और खुलती है तो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो जून बोल रही होती है कि ऐसा कुछ सबूत नहीं है जिस वजह से मेरे क्लाइंट को निर्दोष साबित किया जा सकता है। मगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे क्लाइंट तो पहले भी 4 बार जेल जा चुके हैं कि चोरी की केस में, तो वो भी इस बार चोरी करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद जून मारी के पास जाती है और बोलती है आपके पास कुछ ऐसा सबूत है जिस वजह से मेरे क्लाइंट को मुजरिम साबित किया जा सकता है तो इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर मारी के पास भी कोई सबूत नहीं होता तो इसलिए वो चुपचाप रहती है। उसके बाद जून सबको बता रही होती है कि मेरे क्लाइंट को मुजरिम साबित करने के लिए कुछ भी सबूत नहीं है। तो मारी यहाँ पर खड़ा होकर बोलती है कि मगर उन्हें जब पूछताछ किया जा रहा था वो अपना गुनाह मान लिए थे और एक माफीनामा भी लिख दिया था। तो यहाँ पर जून बोलती है कि अगर डिफेंडेंट की गवाही धोखे से या टॉर्चर होने से लिया जा रहा होगा तो गवाही मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि आपका कहने का मतलब हम गवाह को टॉर्चर कर उससे सबूत लिए थे। तो यहाँ पर जून बोलती है कि क्या गवाह सिर्फ टॉर्चर होने की वजह से गवाही देती है, क्या आपने उसे लालच नहीं दिया था। तो यहाँ पर मारी को याद आ जाती है कि उसने डिफेंडेंट को बोला था कि अगर तुमने सारी गुनाह मान लिया तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। और जून सारी जूरी की मेंबर को बताती है कि उस टाइम पर मेरी गवाह को ऐसा लगा कि वो कभी भी निर्दोष साबित नहीं हो पाएंगे, इस वजह से उसने एक माफीनामा लिख दिया था। उसके बाद मारी को पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। तो मारी गवाह के पास जाती है और बोलती है कि आपको आपकी बेटी की हॉस्पिटल बिल 13 मिलियन चुकानी थी, इसलिए आपने चोरी की है। तो यहाँ पर जून खड़ा होकर बोलती है कि हम चोरी की केस की बात कर रहे हैं, ना कि उनकी अच्छा बाप होने के बारे में बात कर रहे होते। तो मारी बोलती है कि ये सब करने की उनकी वजह हमें देखनी चाहिए। तो उसके बाद जून की बारी आती है और जून डिफेंडेंट के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें चोरी की दुनिया में क्या नाम पर बुलाया जाता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा घबरा जाती है और यहाँ पर जून से बोलती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी सच बताइए। तो यहाँ पर वो बता देती है कि मुझे चोरी की दुनिया में हाथ सफा नाम के बुलाया जाता है। और यहाँ पर जून पूछती है तुम कहाँ पर चोरी करते थे। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं किराने की दुकान पर और होटल की सोना पर चोरी करता था। तो यहाँ पर जून पूछती है कि क्यों चोरी करते थे वहाँ पर। तो वो बोलती है कि वहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। और यहाँ पर जून बोलती है कि मेरा क्लाइंट इतना शातिर है कि इतनी बड़ी बड़ी जगह पर चोरी करते वक्त तो कभी भी पकड़े नहीं गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है इस काम पर। और बोलती है कि और हम किसी विक्टिम की गवाही से किसी को सजा नहीं दे सकते। और यहाँ पर मारी खड़ा होकर बोलती है कि हम उसकी गवाही को इसलिए सबूत मान रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की, चोरी करने की कोशिश की है। और वो इसलिए पकड़े हैं क्योंकि वो अपने बाएं हाथ से चोरी करने की कोशिश की क्योंकि उनका दाहिने हाथों पर चोट लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो उन्हीं से पूछती तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगा हुआ था। तो वो बोलती है कि मैं जब जेल से छोटा मैं सोच रहा था ये सब छोड़ दूंगा, इसीलिए मैंने ही अपने हाथ पर चोट मार ली। तो यहाँ पर जून जो होती है जिसका पर्स चोरी हुआ था उसे के सामने बुलाती है और बोलती है कि आंखें बंद कर दिए और उस दिन के बारे में सोचिए और सोचिए कि आप बाथरूम में है और बाथरूम में आप टॉयलेट कर रही हैं और कोई अचानक आपके पीछे से आया और आपकी पर्स चुराने की कोशिश की। तो यहाँ पर जून बोलती है कि अब आपको पता क्यों नहीं चला कि आपका पर्स किसने चुरा दिया है। और वो जैसे ही देखती है कि वही आदमी आकर अपने बाएं हाथों से वो पर्स चुरा लिया होती है और ये देखकर सारे लोग यहाँ पर हैरान हो जाती है। और कुछ समय के बाद जूरी की फैसला आ जाती है और जज सुनाती है कि डिफेंडेंट को बेगुनाह से रिहा कर रहा है। ये सुनकर तो डिफेंडेंट और जून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जैसे ही बाहर जाती है जून डिफेंडेंट को बताती है कि तुम चिंता मत करो, वो ऊपर कोर्ट तक नहीं जाएंगे। और यहाँ पर वो आदमी जो होती है जून को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है। और यहाँ पर मुजांग से बताती है कि तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन चल रहा है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और वहाँ पर जैसे ही दोनों जा रही होती है तो पीछे से मारी आ जाती है और उसे हाथ बढ़ाकर उसे कंग्रेचुलेशन बोलती है। तो यहाँ पर जून बोलते है कि कंग्रेचुलेशन की कोई तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अपने हाथ पीछे लेने वाला होती है जून उसे हाथ मिला देती है और बोलती है कि हाथ तो ऐसे ही मिला ही सकते हैं। और जून और मुजांग उसे खाने के लिए इन्वाइट करते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ पर जैसे ही दोनों जाने वाले होते हैं मारी उन्हें रोक कर बोलती है कि आपने उसकी हालत देखकर उसकी मदद कर दी। तो यहाँ पर जून उसके पास आती है और बोलती है कि उस दिन के बारे में ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, लेकिन हम दोनों उस दिन की करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और मैं जल्दी पहुंच गया और तुम्हारी भी कोशिश बहुत ही अच्छी थी, बोलकर यहाँ से चला जाती है। और मारी जो होती है वो यहाँ पर जून को ही पीछे से देख रही होती है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि वही मिन्नी को हॉस्पिटल में अपने बेटी के पास होती है और उसका अभी सर्जरी खत्म हुआ था। और मारी यहाँ पर ऊपर लेवल की कोर्ट पर केस करने की सोच रही होती है और कुछ सोचने के बाद वो खुद ही अपना फैसला बदल देती है। और दूसरी तरह जून मुजांग और उसकी वाइफ को दिखा जा रही होती है जहाँ पर कि वो अपने घर के छत के ऊपर ही यहाँ पर मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। और कुछ दिन के बाद हमें सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि मारी ये डिसाइड कर रही होती है कि वो प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़कर अपनी दादाजी
दादाजी का लॉ ऑफिस ज्वाइन करेगा और वो प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़ देती है और अपनी दादाजी की कंपनी पर जो जॉब करने के लिए जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो उसकी सारे दोस्त को जॉब दे दिया जाते हैं, मगर उसकी दादाजी बोलती है तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा, इससे तुम्हें और एक बढ़िया जगह पर जॉब मिलेगा। ये सुनकर मारी तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी दादाजी उसे वो इस जगह का एड्रेस दे देती है और मारी उस जगह पर चला जाता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचती तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक गली होती है और वहाँ पर जैसे ही वो वही एड्रेस पर जाती है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि चारों तरफ से कचरा ही कचरा है। और वो ये भी देखती है कि उनका होम ओनर उन्हें बोल रही होती है कि किराया दो, नहीं तो यहाँ पर चले जाओ। और उसका होम ओनर और कोई नहीं मिस चू ही होती है। और यहाँ पर जैसे ही मिस चू चले जाती है तो मारी उस रूम के पास जाती है और उसे लगता है कि अंदर कोई नहीं है तो वो जाने लगती है। तो उससे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उस दरवाजे के पीछे से दो आदमी का शहर निकल कर आती है और यहाँ पर वो दोनों और कोई नहीं मुजांग और जिहुनी होती है। और यहाँ पर मुजांग बोलती है कि मिस चू चले गए, मगर यहाँ पर जून बोलती है कि नहीं, वहाँ पर एक औरत खड़ा हुआ होती है। और यहाँ पर जैसे ही मारी पीछे घूमती है तो वो दोनों फिर से अंदर जाते हैं और अंदर ही छुप जाते हैं। और मारी घबराते घबराते हुए अंदर जाती है और यहाँ पर कोई है ये बुला रही होती है। और वो दोनों मारी को देख लेते हैं और पहचान जाती है और बात कर रही होती है कि ये मिस चू की ही बेटी है। और यहाँ पर वो मारी को ही पता चल गई होती है कि यहाँ पर दोनों लोग हैं तो वो अन्य खड़ा होने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते तो यहाँ पर मारी जो होती है च्यून को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो कुछ समय के बाद उन्हें पता चल जाती है कि मारी मिस चू की बेटी नहीं है। तो ये बात सुनकर तो उन्हें तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वो आकर मारी के सामने बैठ जाती है। तो यहाँ पर मारी जो होती है उनका ऑफिस का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो यहाँ पर जून बोलती है कि तुम मेरा ऑफिस की हुई मजाक मत उड़ाओ क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मैं सिर्फ गंदगी ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जून पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मेरा जीपीएस मुझे गलत बता दिया इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर वो जाने लगती है तो उसका रेज्यूमे वहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर जो जून होती है उसका रेज्यूमे उठा देती है। तो यहाँ पर मारी को भी पता चल जाती है कि उसका रेज्यूमे वो छूट गया है। और वो जैसे ही वापस लेने के लिए भागते हुए आती है वो नीचे गिर जाती है। और तो यहाँ पर जून उसे उठाने के लिए नीचे बैठती है और बोलती है ब्रेक मारी, आपने ब्रेक क्यों नहीं मारी। और उसे उठाती है तो वो अपना रेज्यूमे लेकर यहाँ से जाने लगती है। तो वो देखती है कि उसके पास सिर्फ खाम ही है, असल में रेज्यूमे जिहुन के पास होती है। तो ये देखकर जो मारी होती है उसे पढ़ने के लिए मना करते हैं, मगर जून पढ़ लिया होती है और उसे पता चल गया होती है कि मारी यहाँ पर नौकरी के लिए आया होती है। और यहाँ पर जो जून होती है अरे अब तक उसका जितना ही मजाक उड़ाया होती है उसका डबल यहाँ पर मजाक उड़ाती है। मगर मुजांग जो होती है वो मारी को यहाँ पर काम पर रखने के लिए राजी हो गया होती है और वो मारी का साइड ले रही होती है। मगर यहाँ पर जून जो होती है उसे काम पर रखने के लिए मना कर देती है और उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। और यहाँ पर जो मारी होती है वो गुस्से में बाहर जाती है और बोलती है कि दादाजी मुझे यहाँ पर क्यों भेजे। और वो अपने दादाजी के पास जाती है और बोलती है कि आपने मुझे उससे सीखने के लिए क्यों भेजा उसके पास। तो यहाँ पर उसकी दादाजी जो होती है उसे कैसे भी करके मना ही लेते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पर 2 ही महीने काम करना। तो यहाँ पर मारी भी कुछ सोचती है और राजी हो जाती है। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि एयरपोर्ट पर शियोमी खाया गया होती है और उसके पापा उसे लेने के लिए गए होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही दोनों आ रही होती है तो यहाँ पर हमें पता चलती है कि मिन्यूक जो है मारी को पसंद करती है और उसके लिए एक रिंग भी लेकर आया होती है। और मारी जो होती है वो जिहुन का लॉ फर्म के सामने ही बैठा हुआ होती है और कुछ सोच रही होती है। और अगली सुबह हमें दिखाई देता है च्यून जैसे ही अपने ऑफिस में आ रही होती है उसे पता चल गई होती है कि मिस चू जो है वो अपने ऑफिस में गया होती है। तो वो छुप जाती है और यहाँ पर मिस चू आती है, चारों तरफ से दिखती है, जैसे ही वो च्यून को नहीं दिखती यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर च्यून जैसे अपने ऑफिस में जाती है तो वो हैरान हो जाती है, उसे एक पल के लिए लगता है कि ये मेरा ऑफिस ही नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है मारी जो है अपने दिल पर पत्थर रखकर चारों तरफ से सफाई किया होती है। और यहाँ पर जून जैसे ही पहुंचती है वो बोलती है आपने सही बोला था, मैं यहाँ पर नौकरी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जून तो पहले मना करती है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, मगर यहाँ मारी जो होती है बार बार उसकी इंसल्ट सहने के बाद भी यहीं पर वो रुकने के लिए डिसाइड करती है। और उसके बाद यहाँ पर मुजांग भी आ जाती है और यहाँ पर मुजांग जो होती है वो मारी का बराबर साथ दे रही होती है, मगर यहाँ जो जून होती है उसको बार बार यहाँ पर इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट कर रहे होते हैं। और इस टाइम पर मिस चू आ जाती है और वो रूम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जो रूम अब तक गंदा होकर पड़ा हुआ था वो अचानक एक दिन के बाद वो अचानक इतना साफ कैसे हो गया ये तो उसे समझ में नहीं आ रही होती है। और वो मारी के पास जाती है और वो जिहुन के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर मारी जो होती है अपने चारों तरफ से देखती है जो कि वो जिहुन को देख नहीं पाती, वो देखती है कि जिहुन और मुजांग साइड में छुपा हुआ होते हैं। तो यहाँ पर वो मिस चू कुछ इशारे में बता देती है कि जिहुन वहाँ पर है। तो यहाँ पर जिहुन को भी पता चल गया होती है। तो
और वो बाहर आ जाती है और मिस चू को बोलती कभी कभी तो आप अपने किराएदार से मिलने के लिए आ जाइए करिए। और यहाँ पर जो मिस चू होती है वो बोलती है कि आज मैं किराया नहीं लेने के लिए आई हूँ और $1 दे देती है। तो ये देखकर तो यहाँ पर जीहुन जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर वो अपना केस बताती है। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है वो उस केस को सॉल्व कर देती है और यहाँ पर मिस चू जो होती है जीत जाती है। और यहाँ पर नीचे सब खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जीहुन और मुजांग जो होती है और मिस चू को बहुत ज़्यादा पट्टी पढ़ा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये देखकर मिस चू बोलती है कि मैं तुम्हारा किराया माफ नहीं करूंगा और जल्दी मेरा रूम खाली करो बोलकर चले जाते हैं। और फिर भी वो दोनों उनका तारीफ ऊपर तारीफ कर रहे होते हैं। और जैसे वो कम्प्लीटली यहाँ से चले जाते हैं, जीहुन जो होती है वो मारी को बोलती है तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा और यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मैंने सफाई की है तो मैं नौकरी जरूर लेकर रहूंगा बोलकर उनके पीछे पीछे भागती है। और अगले दिन मुजांग जैसे ही अपने वर्क प्लेस पर जाती है देखती है कि मारी वहाँ पर पहले ही है और वो लोगों से उनका केस ले रही होती है। और यहाँ पर मुजांग भी उसके पास पहुँच जाती है और यहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं तो जल्दी काम खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के नीचे एक वॉचमैन साफ सफाई का काम कर रही होती है। तो उस टाइम पर उस बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आती है और उसे देखती है तो उससे अपना बैग उठाने के लिए बोलती है। और वो जाकर जैसे ही उसकी कार में उसकी बैग रख कर आती है तो वो वहाँ पर एक स्क्रैच दिखाती है और बोलती है स्क्रैच किसने किया है। तो वो वॉचमैन बोलती है कि मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होती है वो वॉचमैन के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है और वो बेचारा ओल्डमैन जो होती है वो मान भी जाती है क्योंकि अगर वो नहीं मानेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना, इसीलिए। और इस टाइम पर उसकी पुता आ जाती है और उसकी पुता पहले ही ये सब देख लिया होती है। तो उसकी दादाजी उससे लेकर रूम के अंदर चले जाती है और उसकी पुता को सूझती है और वो जीहुन के पास जाती है और यहाँ पर वो जाकर दरवाजा खटखटाती है। और यहाँ पर जैसे ही जीहुन आकर दरवाजा खुलती है तो देखती है कि बाहर कोई नहीं और बंद करके अंदर चला जाती है। और फिर से वो दरवाजा खटखटाती है और बाहर आकर बोलती है कि कौन मजाक कर रहा था। तो यहाँ नीचे ही जैसी उसकी नजर जाती है वो कन्वो को देखती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक केस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है पहले ही अपने फीस के बारे में बोल देती है। और यहाँ पर जो कन्वो और जीहुन बाहर आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देती है और यहाँ पर उस आइसक्रीम का $1 कन्वो ही पे करती है। और उसके बाद कन्वो जीहुन को सारी बात बताती है। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है वो डिसाइड कर देती है कि वो कन्वो का मदद करेगा और यहाँ पर दोनों जाने लगते हैं। मुजांग और मारी मिल जाती है और यहाँ पर जीहुन बोलती है कि तुमने सही टाइम पर आया हुआ है बोलकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और डायरेक्ट कन्वो की दादाजी के पास जाते हैं। वो जीहुन जो होती है कन्वो के दादाजी के पास जाती है और अपनी कार्ड दिखाती है और बोलती है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और इस टाइम पर वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कन्वो के दादाजी के लिए एक लॉयर आया होती है। तो कन्वो की दादाजी से यहाँ पर झगड़ने लगती है। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है वो झगड़ा सारे अपने ऊपर ले आती है और वो दोनों झगड़ने लगती है और वो पूछती है कि कहाँ पर तो कन्वो के दादाजी ने स्क्रैच किया है। और यहाँ पर जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्क्रैच दिखाती है तो वो पूछती है कि कैसे हुआ है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलती है कि वो टोली उससे लेकर जा रहा था तो तभी वो हो गया है। तभी जो ये सब खुद करने की डिसाइड करती है और पूछती है कि कैसे हुआ है। और यहाँ पर वो जैसे ही धीरे धीरे लेकर आ रही होती है टोली को तो वो बोलती है कि वो धीरे धीरे नहीं और भी तेज आ रही होती है। तो यहाँ पर जो जानबूझकर तेज लेकर जाती है और वो टोली लेकर उसी गाड़ी में ठोक देती है तो उसकी बम्पर पूरी तरह से टूट जाती है। और वो देखकर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत ज्यादा भड़क देती है और वो आकर जीवन को जो होती है वो कलर पकड़ लेती है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है अपनी एक भी गुनाह नहीं मानती, बोलती है कि तुमने मुझे रुका क्यों नहीं बोलती है। और बोलती है कि कन्वो की दादाजी को छोड़ो और ये एक न्यू केस हो गया है तो तुम अपने लिए एक लॉयर ढूंढ लेना और मेरी लॉयर से बात करने ना बोलती है। और वो एक $1 निकालती है और वो मारी के पास जाती है और मारी को देती है और बोलती है कि इस केस को सॉल्व कर दो तो नौकरी पक्की है बोलकर चला जाती है और मारी उसके पीछे पीछे भागती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।